हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आई होप सब लोग अच्छे होंगे, सब लोग मज़े में होंगे। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो सबसे पहले हमें पढ़ना है मोटर यूनिट क्या होता है। देखिए, मोटर यूनिट होता है जो हमारा मोटर न्यूरॉन प्लस जिस फाइबर के साथ वो मोटर न्यूरॉन कनेक्टेड है, सिग्नल पहुँचा रहा है, उनको हम लोग बोलते हैं मोटर यूनिट। फॉर एग्जाम्पल, हमारे ब्रेन से जाता है सिग्नल स्पाइनल कॉर्ड को, स्पाइनल कॉर्ड से मोटर न्यूरॉन निकल कर जाते हैं स्केलेटल मसल्स के पास। यानी कि मोटर न्यूरॉन, उसके जो एक्सोन टर्मिनल्स है वो मसल फाइबर्स के ऊपर जा रखे हैं। तो मोटर न्यूरॉन प्लस मसल फाइबर एक मोटर यूनिट बनाता है। मसल फाइबर प्लस मोटर न्यूरॉन एक मोटर यूनिट बनाता है। ठीक है, अब ठीक है, हमारा ये पूरा एक्सोन टर्मिनल जो है मोटर न्यूरॉन का पहुंच गया है सिग्नल लेकर मसल फाइबर के ऊपर। उसके बाद क्या होता है, सबसे पहले तो सिग्नल जो है मोटर न्यूरॉन के पास आया, वहाँ से वो उसके एक्सोन टर्मिनल्स पर पहुँचा। एक्सोन टर्मिनल्स पे पहुँचा, वहाँ पर जो साइनेप्टिक नोब है उसके अंदर साइनेप्टिक वेसिकल्स हैं जिसके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर जैसे कि एसिटाइल कोलिन भरा हुआ है। सबसे पहले तो सिग्नल आएगा तो ये करेगा क्या, ये कैल्शियम आयन की जो चैनल्स हैं उनको ओपन कर देगा। सिग्नल फ्रॉम न्यूरॉन लीड्स टू द ओपनिंग ऑफ कैल्शियम आयन चैनल्स एंड कैल्शियम जो है साइनेप्टिक नोब के अंदर एंटर कर जाएगा। अब जो ये कैल्शियम है साइनेप्टिकल वेसिकल्स के साथ फ्यूज़ करेगा और उनको जो है एक्सोसाइटोसिस के लिए साइनेप्टिक नोब के ऊपर उनका फ्यूज़न करा देगा और हो जाएगा एक्सोसाइटोसिस ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर और एसिटाइल कोलिन। तो कैल्शियम आयन ने प्रमोट किया रिलीज ऑफ न्यूरोट्रांसमीटर। अब जो ये जंक्शन बन रहा है न्यूरॉन और मसल फाइबर के बीच में, इसको हम लोग बोलते हैं न्यूरोमस्कुलर जंक्शन। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, तो न्यूरोट्रांसमीटर जो है न्यूरोमस्कुलर जंक्शन में रिलीज़ हो गया। क्यों? क्योंकि कैल्शियम ने प्रमोट किया साइनेप्टिक वेसिकल का फ्यूज़न और एक्सोसाइटोसिस हुआ। अब उसके बाद यहाँ पर ना हमारे पास एसिटाइल कोलिन के रिसेप्टर्स प्रेजेंट है मसल फाइबर्स के ऊपर, जहाँ पे एसिटाइल कोलिन बाइंड करेगा, जिसकी वजह से सोडियम आयंस एंटर कर जाएंगे। सोडियम आयंस एंटर किए तो अंदर का जो चार्ज है वो पूरा पॉजिटिव हो जाएगा और मोर पॉजिटिव हो जाएगा एज कंपेरिजन टू आउटर सरफेस ऑफ मसल फाइबर। तो एसिटाइल कोलिन बाइंड हुआ सार्कोलेमा के ऊपर जो रिसेप्टर्स है उनके साथ, जिसकी वजह से कैल्शियम आयंस अंदर आए और मसल फाइबर में, अगर हम लोग हमारी कॉन्ट्रैक्टाइल यूनिट सार्कोलेमा की सिर्फ बात करें तो उसका हुआ डीपोलराइजेशन यानी कि एक्साइटेशन हुआ। अब जो इन्फॉर्मेशन थी पूरी स्प्रेड हो गई ट्यूब्यूल्स की मदद से, जो कि हमने इनफोल्डिंग्स ऑफ सार्कोलेमा जो पढ़ा था उसके ऊपर पूरा ऐसे मसल फाइबर में फैल गया है सिग्नल कि भाई डीपोलराइजेशन हुआ है, एक्साइटेशन हुआ है कि हमें कॉन्ट्रैक्ट करना है, मसल पूरा फैल गया। अब इस सिग्नल की वजह से ये सिग्नल जो है एससीआर के पास गया, स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम के पास गया। अब उसने जो है कैल्शियम आयंस को रिलीज़ कर दिया सार्कोप्लाज्म में, साइटोप्लाज्म ऑफ सार्कोलेमा में कैल्शियम आयंस को रिलीज़ कर दिया। अब कैल्शियम आयंस कहाँ गए, हमारे ट्रोपोनिन सी पर जाकर बाइंड किए। ये जो हमने ट्रोपोनिन सी पढ़ा था पिछली वीडियो में, ट्रोपोनिन सी के ऊपर जाकर बाइंड किए और ट्रोपोनिन सी के ऊपर बाइंड करने की वजह से ट्रोपोनिन ट्रोपोमाइसिन को लेकर वहाँ से मूव कर गया और जो एफ एक्टिन के ऊपर उसने एक्टिव साइट को मास्क कर रखा था वो अनमास्क हो गई, यानी कि ओपन हो गई कि भाई अब जो हमारा हैवी वाला चेन था, मायोसिन वाला जो मायोफिलामेंट था, वो आकर बाइंड कर सकता है। तो इसके लिए हम लोग के पास एक थ्योरी है, स्लाइडिंग फिलामेंट थ्योरी। देखिए होता क्या है, अब एक्टिव साइट अनमास्क हो गई है, ठीक है, तो मायोसिन हेड जो है सबसे पहले एटीपी बाइंडिंग साइट थी ना, वहाँ पर एटीपी बाइंड था, उसको ब्रेक करेगा एडीपी और पीआई इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, उसकी वजह से एनर्जी रिलीज होगा, ठीक है, और उस एनर्जी को रिलीज़ करेगा यूज़ करते हुए वो जो एक्टिव साइट अनमास्क हो गई है ग्लोबुलर एक्टिन के ऊपर, उसके साथ बाइंड कर जाएगा। अब जो है जो ये बाइंडिंग हुआ इसकी वजह से क्रॉस ब्रिज बन गया, एक्टिन एंड मायोसिन एक दूसरे से जुड़ गए हैं। तो जो एनर्जी एटीपी की ब्रेकडाउन की वजह से रिलीज़ हुई थी उस एनर्जी को यूज़ करके क्रॉस ब्रिज बना लिया, जहाँ पर एक्टिन और मायोसिन जुड़ गए हैं, हमने उसको बोला क्रॉस ब्रिज। अब हेड ऑफ मायोसिन जो है वो थोड़ा सा रोटेट करेगा, देखिए अभी इधर है फिर वो ऐसे हो गया, थोड़ा रोटेट किया हेड ऑफ मायोसिन, जिसकी वजह से जो थिन फिलामेंट था, एक्टिन वाला फिलामेंट था, वो स्लाइड हो जाएगा ओवर थिक फिलामेंट, मायोसिन फिलामेंट के ऊपर। यानी कि अगर ये थिन पहले यहाँ पे था और थिक यहाँ पर था, इसमें से ये बाइंड हुआ और उसके बाद थिन इधर हो गया और हम लोग बोलते हैं कि
जो थिन फिलामेंट है वो स्लाइड हो गया थिक फिलामेंट के ऊपर, ऐसे वो कॉन्ट्रैक्शन हुआ। अब अगर उसको वहीं पे कॉन्ट्रैक्शन रोकना है तो जो एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट था उसको रिमूव करके नई एटीपी आकर मायोसिन के ऊपर, हेड के ऊपर बाइंड कर जाएगी और वो वहाँ से जो क्रॉस ब्रिज है वो ब्रेक हो जाएगा। उसके बाद अगर उसको कॉन्ट्रैक्शन चलता रहना है, कॉन्ट्रैक्शन कब तक चलता रहेगा, जब तक कैल्शियम आयंस रिलीज है सार्कोप्लाज्म में, तो वो उसकी एक्टिव साइट जो है वो अभी भी ओपन है। तो जो हेड है, अगला वाला हेड जो है वो हो गया, या फिर ये वाला ही फिर से एटीपी बाइंड हुई उसको ब्रेक करेगा एडीपी और इनऑर्गेनिक फॉस्फेट में, और उस एनर्जी को फिर से नया क्रॉस ब्रिज बनाने के लिए यूज़ करेगा। फिर से थिन फिलामेंट जो है स्लाइड हो जाएगा थिक फिलामेंट के ऊपर, और ऐसे पूरा कॉन्ट्रैक्शन चलता रहेगा जब तक कि कैल्शियम आयंस प्रेजेंट है। कैल्शियम आयंस कब तक प्रेजेंट है, जब तक कि सिग्नल आ रहा है न्यूरॉन से, हमने यहाँ पे पढ़ा ना पूरा, सब जब तक सिग्नल आ रहा है न्यूरॉन से, डीपोलराइजेशन हो रखा है मसल्स का, तब तक कि कैल्शियम आयंस जो है सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम से रिलीज किए जा रहे हैं और वो ट्रोपोनिन सी के ऊपर बाइंड करके उसको दूर ले जा रखा है कि भाई अभी एक्टिव साइट को आपको मास्क करके नहीं रखना है, अभी कॉन्ट्रैक्शन के लिए सिग्नल आया हुआ है। तो ऐसे हमारा एक पूरा मसल कॉन्ट्रैक्ट करता है। अगर हम लोग हमारे एच बैंड और आई बैंड के कंपैरिजन में देखें, जो हमारे हमने बनाए थे कि एच बैंड जहाँ पे सिर्फ हमारे पास थिक फिलामेंट था, ए बैंड जो कि कंप्लीट बीच में अगर हम लोग मायोसिन फिलामेंट की बात कर रहे थे वो वाला पार्ट, एम लाइन जो है वो सेंटर लाइन जो थी एच बैंड के, जेड लाइन और जेड डिस्क जो दो सार्कोलेमा के बीच में प्रेजेंट थी, या फिर हम लोग बोल ले कि दो आई बैंड्स के बीच में प्रेजेंट थी। तो देखिए जो साइज ऑफ मायोसिन है वो तो उतना ही रहा, यानी कि ए बैंड तो उतना ही रहा। एक्टिन का साइज भी साइज सेम रहेगा, साइज में कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है एक्टिन और मायोसिन के में। पर अगर हम सार्कोमियर देखें जो इन बैंड से बनी हुई थी, हाफ आई बैंड इधर का, हाफ आई बैंड इधर का और एक ए बैंड, वो छोटा हो गया कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे, वो स्मॉल हो गया है, शॉर्ट हो गया है। ए बैंड की बात करें तो ए बैंड अभी भी उतना ही है। ए बैंड बेसिकली हमारा जो ये मायोसिन वाला जो पार्ट था वो वाला पार्ट था, तो वो तो अभी भी मायोसिन का साइज़ तो सेम है, तो ए बैंड सेम है। अगर हम लोग बात करें आई बैंड की, जो हमने ये सिर्फ एक्टिन वाला बनाया था जिसमें सिर्फ ओनली एक्टिन था, वो भी छोटा हो गया क्योंकि अभी एक्टिन इसके ऊपर स्लाइड हो गया, तो ओवरलैपिंग जोन में बढ़ गया है वो, ठीक है, ओवरलैपिंग जोन बढ़ गया है, इसको ये हो गया लार्ज, यानी कि आई बैंड भी छोटा हो गया और ओवरलैपिंग जोन बड़ा हो गया, जहाँ पे ओवरलैपिंग हो रही थी एक्टिन एंड मायोसिन की वो बड़ा हो गया। एच जोन की बात करें जो कि सिर्फ ओनली विदाउट ओवरलैपिंग वाला मायोसिन पार्ट था, वो भी छोटा हो गया मसल कॉन्ट्रैक्शन के टाइम पे। रिलैक्सेशन के टाइम पे वो फिर से अपने नॉर्मल पोजीशंस में चले जाएंगे। तो ऐसे होता है पूरा मसल कॉन्ट्रैक्शन। अभी यहाँ पे हम लोग मसल फाइबर्स की अगर हम बात ही कर रहे हैं तो हमारी बॉडी में दो टाइप के मसल फाइबर्स मिलते हैं, रेड मसल फाइबर एंड वाइट मसल फाइबर। देखिए डिफरेंस क्या है, मसल्स में ना एक ऑक्सीजन बाइंडिंग प्रोटीन प्रेजेंट होता है मायोग्लोबिन, ठीक है, इसकी ऑक्सीजन के साथ एफिनिटी ज़्यादा होती है। तो रेड मसल्स में जो है मायोग्लोबिन का कंटेंट ज़्यादा है, वाइट मसल्स में कम है। सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो रेड मसल्स हैं उनका ज़्यादा बड़ा है, एक्सटेंसिव है, इनका कम है, सॉरी वाइट का ज़्यादा है और रेड का कम है। रेड के अंदर माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा है, मायोग्लोबिन ज़्यादा है, यानी कि ऑक्सीजन ज़्यादा है, और एरोबिक रेस्पिरेशन करने के लिए माइटोकॉन्ड्रिया की हेल्प चाहिए वो ज़्यादा है। तो इनके अंदर जो एनर्जी का रिक्वायरमेंट पूरा किया जाता है एटीपी का, वो एरोबिक रेस्पिरेशन से किया जाता है। एनर्जी ज़्यादा है तो फैटीग भी कम होता है, ठीक है, पर इनका जो कॉन्ट्रैक्शन है वो लेस पावरफुल होता है और इनका जो रिस्पॉन्स है वो थोड़ा स्लो है, ठीक है, पर ब्लड वेसल्स इनके अंदर ज़्यादा है रेड मसल फाइबर्स में। वहीं पर अगर हम लोग वाइट मसल फाइबर्स की बात करें तो लेस माइटोकॉन्ड्रिया, लेस मायोग्लोबिन, तो मोर एरोबिक रेस्पिरेशन। तो ये एनर्जी के लिए एनएरोबिक रेस्पिरेशन पर डिपेंड करते हैं। इनके अंदर ब्लड वेसल्स कम है, फैटिक जल्दी आ जाता है क्योंकि एनर्जी एनएरोबिक रेस्पिरेशन से कम मिलती है, पर इनका कॉन्ट्रैक्शन जो है वो बहुत पावरफुल होता है और काफ़ी फास्ट होता है। जैसे कि हमें रेड मसल फाइबर्स की अगर हम लोग बात कर ही रहे तो हमारी जो पेक्टोरलिस मेजर जो मसल्स हैं चेस्ट के ऊपर, जो पेक्टोरलिस मेजर मसल जो होती है वो उसमें हमारे पास रेड मसल फाइबर्स है। वहीं पर अगर हम लोग आई बॉल मसल्स की बात करें तो वहाँ पर हमारे पास वाइट मसल फाइबर्स ज़्यादा है।
तो ये था रेड मसल फाइबर और कॉन्ट्रैक्शन इन मसल्स के बारे में। तो थैंक यू सो मच, थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।